आज का टॉपिक है भारतीय मृदा। सबसे पहला वर्ड आता है मृदा, यानी कि मिट्टी। इस मिट्टी से, इस शब्द से तात्पर्य क्या है भाई? मृदा। मृदा शब्द से क्या जानते हो आप लोग? हाँ हाँ, इट्स कॉल्ड सॉइल। ठीक है आपकी बात, लेकिन और शुद्ध डेफिनेशन क्या हो सकती है इसकी? पृथ्वी के सतह पर पाए जाने वाले मिट्टी के कण जो कि पौधे की वृद्धि के लिए जिसमें आवश्यक पोषक तत्व मिले, उसको हम क्या कहते हैं? मृदा कहते हैं। अगर वैसे तो कहीं ना कहीं जो बंजर हो उसको क्या है भी? मृदा शुद्ध रूप से तो नहीं कह सकते कि पौधे के लिए आवश्यक पोषक तत्व पाए जाते हैं, उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? मृदा कहते हैं। ये है इसकी शुद्ध डेफिनेशन कि पौधे की वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक तत्व पाए जाते हैं। यही है इसकी शुद्ध डेफिनेशन भाई। मृदा कहलाती है। अब बात करेंगे पौधे की वृद्धि के लिए कितने पीएच मान तक की मिट्टी सबसे उपयोगी मानी जाती है? कितने पीएच मान तक की मिट्टी पौधे की वृद्धि के लिए आवश्यक मानी जाती है? कितनी होनी चाहिए? साइंस में नहीं पढ़ा आपने? पौधे की वृद्धि के लिए 6 से 7 पीएच मान वाली मृदा सबसे उपयोगी होती है। अब बात करेंगे इससे क्या है भाई? पीएच मान कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। ये तो है नहीं कि भी मेंटेन मिलेगा कहीं ना कहीं। अगर मान के चलिए कि 7 पीएच मान वाली मिट्टी पौधे की वृद्धि के लिए सबसे उपयुक्त है, बाई चांस ये कम हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? और अधिक हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं भाई? हाँ जी, क्या क्या कहते हैं इनको? ये एक लाइन रहेगी और यहाँ पर 7 पीएच मान है, और इससे कम होगा उसको हम क्या कहते हैं? और अधिक होगा उसको हम क्या कहते हैं? अम्ल और अक्षारीय। ये होगी हमारे लिए अम्लीय और यहाँ पर अक्षारीय। जिस मिट्टी का पीएच मान 7 से कम हो उसको हम क्या कहते हैं? अम्लीय कहते हैं, और ज़्यादा उसको अक्षारीय कहते हैं। इनको ठीक करने के लिए भी कौन से हम उर्वरक का प्रयोग करते हैं? कौन से उर्वरकों का प्रयोग करते हैं? यानी कि अम्लीयता को कम करने के लिए हम किस चीज़ का प्रयोग करेंगे कि जिससे ये मिट्टी भी 7 पीएच मान तक पहुंच जाए? किसका प्रयोग करते हैं? अम्लीयता को कम करने के लिए चूने का प्रयोग करते हैं। चूने का प्रयोग करते हैं। और अक्षारीयता को बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे भाई? जिप्सम का प्रयोग करते हैं। दोनों के दोनों प्रश्न पूछे गए हैं अभी एग्जाम में।
अक्षार्यता को बढ़ाने के लिए जिप्सम का प्रयोग करते हैं। जिप्सम का प्रयोग करते हैं। अब थोड़ी सी और बात करें, यह कौन से क्षेत्र में पाई जाएगी? अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाई जाती है, कम वर्षा वाले क्षेत्र में पाई जाती है? जो अम्लीय है ये हमें अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में मिलेगी और ये अक्षारीयता हमें कहां पर मिलेगी? कम वर्षा वाले क्षेत्र में मिलती है। यह मृदा अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में मिलती है और यह मृदा क्षारीय कहाँ पर मिलेगी? कम वर्षा वाले क्षेत्र में मिलती है। अब इनको याद कैसे रखोगी भाई? यहां से अब तक 3 से 4 प्रश्न पूछे गए हैं भाई। सबसे पहले जो 7 pH मान आता है, कम होगी तो क्या होगा? कम होगी तो क्या होगा? अम्लीय होगा, यानी कि कम करने के लिए नहीं, इसको अम्लीयता को भाई अधिक करने के लिए होगा भाई। अम्लीयता को अधिक करने के लिए चूने का प्रयोग करते हैं और अक्षारीयता को कम करने के लिए भाई जिप्सम का प्रयोग करते हैं। जब 7 pH मान आता है, जब इन दोनों अल्फाबेट में बात करोगे आप, ये लेटर्स आते हैं, तो ए पहले आता है अक्षारीय, अक्षेत्रीय, अज्ञेय, ये लास्ट में आता है। तो इसके बीच में क्या है भाई? 7 है, तो इधर आ रही है तो ये क्या है भाई? कम हो रही है, और इधर आगे जा रही है तो ये क्या है? बढ़ती जा रही है। तो अब अम्लीयता को दूर करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं भाई? चूने का प्रयोग करते हैं। और अक्षारीयता को बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? जिप्सम का प्रयोग करेंगे। वही लेटरों की बात चल रही है, ये च छ ज, यानी कि च छ और ज। तो इसमें पहला वर्ड कौन सा आ रहा है? च आ रहा है, और उसके बाद वाला कौन सा आ रहा है? ज। तो इसको याद कर सकते हो दोनों को, यानी कि चूने और जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। और ये पहले नंबर पे है, तो यहाँ पर क्या है भाई? अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, और यहाँ पर कम वर्षा वाला क्षेत्र है। अब हम बात करेंगे कि भारतीय मृदा का वर्गीकरण। भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, और किसने बताया भी ये कितने प्रकार की मिट्टी कहाँ कहाँ पर मिलेगी? ये कर लिया नोट सभी ने? अब रहेगा भारतीय मृदा का वर्गीकरण। भारतीय मृदा का वर्गीकरण। इसी वर्गीकरण से याद आया कि भारत का भौगोलिक विभाजन किसने किया था? भारत का भौगोलिक विभाजन किसने किया था? अल्फ्रेड। भारत का भौगोलिक विभाजन किसने किया था? सर्वे ऑफ इंडिया ने किया था। उसी प्रकार से भारत में एक संस्था और आती है, भारतीय कृषि अनुदान संस्थान, जिसकी स्थापना 1829 में की गई थी, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? दिल्ली में है। भारतीय कृषि अनुदान संस्थान नई दिल्ली, और इसकी स्थापना कब की गई थी? नई दिल्ली 1929।
अब ये संस्थान क्या काम करता है, ये भाई संस्थान बहुत ज़्यादा बिजी होता है और बिजी होने के साथ साथ में क्या काम करेगा, एक अंडर में एक छोटा सा संस्थान और बना देता है और ये सारी जिम्मेवारी उस संस्थान को देते हैं। और बताइए कि भी भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, आप लोग सर्वे करके आओ भाई कहाँ कहाँ पर कौन से क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी है। तो उस संस्थान का नाम आता है अखिल भारतीय भूमि उपयोग व मृदा सर्वेक्षण। अखिल भारतीय भूमि उपयोग व मृदा सर्वेक्षण। इसकी स्थापना कब की जाती है, 1955 के द्वारा भारत में 8 प्रकार की मृदा का वर्गीकरण किया है, मृदा का वर्गीकरण किया है। बात आई समझ में भाई, क्या है कि मुख्य रूप से कार्य किसका है, भारतीय कृषि अनुदान संस्थान, जिसकी स्थापना कब की जाती है, 1929 में, और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, नई दिल्ली में है। और यही संस्थान क्या काम करेगी, एक आपके अंडर में एक संस्थान की ओर स्थापना की जिसका नाम आता है अखिल भारतीय भूमि उपयोग व मृदा सर्वेक्षण। और कब स्थापना की जाती है, 1955 में, या 1955 में हम कह सकते हैं कि दोबारा भारत में 8 प्रकार की जो मृदा है उसका वर्गीकरण किया गया है। अब कौन से 8 प्रकार की मृदा आती है, कौन से 8 प्रकार की मृदा आपने पढ़ी है भाई, हाँ जी, आधे से ज्यादा का तो जिक्र किया है। जब उत्तर भारत का विशाल मैदान पड़ा था तब हमने थोड़ा बहुत मिट्टी का जिक्र जरूर किया था भाई। पहले नंबर की आती है जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मृदा, या हम इसे कांप मिट्टी भी कहते हैं भाई, कांप मृदा के नाम से भी जानते हैं। सेकंड पे कौन सी आएगी, सेकंड पे कौन सी आती है, लाल मिट्टी। और फिर कौन सी आएगी, काली मिट्टी। लाल मिट्टी। थर्ड पे आती है काली मिट्टी। फोर्थ पे आएगी लैटराइट मिट्टी। नाम सुने हैं क्या सभी के, चलो ठीक है जी। क्या क्या फर्क होता है इनमें, थोड़ा बहुत बता सकते हो क्या, या नहीं बता सकते। पांचवें पे आती है पर्वतीय मृदा। छठे पे आएगी लवणीय मृदा। इस लवणीयता का जिक्र किया था अभी हमने उत्तर भारत के विशाल मैदान में। लवणीय मृदा कहाँ पर, याद आ रहा है थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं, कहाँ पर आया था लवणीय मृदा, कहाँ पर आया था। सातवें पे आएगी शुष्क मृदा, हाँ जी। और आठवें पे आएगी दलदल युक्त मृदा, हाँ जी। आधे से ज्यादा मिट्टियों का जिक्र हो चुका है। कब हुआ, कहाँ पर हुआ, कौन से क्षेत्र में हुआ था भाई, थोड़ा बहुत हमें बताने का कष्ट कीजिए। ये तो पता लग रहा होगा कि भी जिक्र हुआ है इनका। जलोढ़ मृदा में कहां पर पाई जाएगी, जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा जब उत्तर भारत का विशाल मैदान पड़ा था तो उसमें जो उत्तर भारत का विशाल मैदान है इसका निर्माण कौन सी नदियों के द्वारा किया गया था, सिंधु थी, गंगा थी और ब्रह्मपुत्र नदियों ने क्या किया था भाई, उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण किया था। और जलोढ़ का मतलब क्या है,
यानी कि जल के साथ में आई हुई मिट्टी को हम क्या कहते हैं? जलोढ़ मिट्टी। नॉर्मल सी बात है, ये कहाँ पर पाई जाएगी? ये हिमालय के दक्षिण में पाई जाएगी। कह सकते हैं कि हिमालय के दक्षिण में कि नदियों के द्वारा लाए गए जो अवसाद हैं उनके जमाव को हम क्या कहते हैं? जलोढ़ ही कहते हैं। तो ये रहेगा भाई जलोढ़। और इसके बाद इसका एक अन्य नाम था कांप मिट्टी। कांप मिट्टी क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें भी कांप की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। फर्स्ट पे तो होगा जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा, या इसका नाम रहेगा कांप मृदा। सबसे पहला प्रश्न ये पूछा जाता है, इसका एरिया कितना है भाई? एरिया 15 लाख वर्ग किलोमीटर। एरिया 15 लाख वर्ग किलोमीटर। अब बात करेंगे कि इसका निर्माण कैसे हुआ है। इस मिट्टी का निर्माण मुख्य रूप से हिमालय से आने वाली नदियों के द्वारा लाए गए अवसाद से हुआ है। इस मिट्टी का निर्माण नदियों द्वारा लाए गए अवसाद से हुआ है। यह मिट्टी कहाँ कहाँ पर पाई जा सकती है? यह मिट्टी कहाँ कहाँ पर पाई जा सकती है? कौन सी एरिया में मिलेगी ये? इस मिट्टी का निर्माण सर्वाधिक उत्तर भारत के विशाल मैदान में और प्रायद्वीपीय भाग में कहां पर? डेल्टाई क्षेत्रों में देखने को मिलता है। इस मिट्टी का सर्वाधिक भाग उत्तर भारत का विशाल मैदान और प्रायद्वीप के डेल्टाई क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। प्रायद्वीप भारत के डेल्टाई क्षेत्रों में पाई जाती है। क्षेत्रों में पाई जाती है। उत्तर भारत का विशाल मैदान कहाँ पर मिलेगी? हरियाणा में मिलेगी, पंजाब में मिलेगी, उत्तर प्रदेश में मिलेगी, मध्य प्रदेश में मिलती है, आगे जाकर ये थोड़ा बहुत बिहार में भी मिलती है भाई। इसका एक अन्य नाम और भी आता है भाई, इसे कछारी मृदा भी कहा जाता है। इसे कछारी मृदा भी कहा जाता है। इसे कछारी मृदा भी कहा जाता है। एग्जाम में पूछा गया है अभी प्रश्न, कहा जाता है कछारी मृदा। ये प्रश्न पूछा गया था भाई। इसका एरिया कितना है? 15 लाख वर्ग किलोमीटर। और ये कौन से क्षेत्र में सर्वाधिक पाई जाती है? तो उत्तर भारत के विशाल मैदान में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाएगी। अब बात करते हैं, इस मिट्टी में कहीं ना कहीं जो पोषक तत्व होते हैं उनमें इनकी अधिकता मिलती है। तो कौन से पोषक तत्व है इसकी अधिकता पाई जाएगी यहाँ पर भाई? कौन से अधिकता का जिक्र करेंगे तो किसकी अधिकता पाई जाती है इसमें? हाँ जी, अधिकता की बात करेंगे तो किसकी अधिकता पाई जाएगी इस क्षेत्र में? हाँ जी, किसकी अधिकता पाई जानी चाहिए? इसमें पोटास और चूने की मात्रा अधिक पाई जाती है। इसमें
पोटास और चूने की मात्रा अधिक पाई जाती है। चूना अधिक होगा तो ये कौन सी प्रकार की मिट्टी है? ये चूना अधिक होगा तो कौन सी प्रकार की मिट्टी है? ये अम्लीय है। और अम्लीय की और क्या विशेष बात थी कि ये सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में होती है। तो हिमालय से जो नदियां आ रही है कैसी आ रही हैं भाई? चलो आधा तो ठीक है, अभी कोई ना कोई बर्फ के जरिए आ रही है, लेकिन वर्षा से ज्यादा भी तो निर्भर रहती है, क्योंकि शिवालिक क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो उसके बाद में जो साथ साथ में पानी के साथ में तो आई गई मिट्टी है, नदियों के द्वारा तो लाई गई मिट्टी है, तो इसमें क्या अधिकता मिलती है? पोटास और चूने की अधिकता पाई जाती है इसमें। फिर इसमें कमी किसकी मिलेगी भाई? कमी अपने हरियाणा वाले क्षेत्र की बात आ रही है, किसकी कमी पाई जाती है इसमें? नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी पाई जाती है इसमें। नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी पाई जाती है। की कमी पाई जाती है। अगर ये हम कमी को पूरा कर देंगे तो क्या होगा भाई? ये मिट्टी उपजाऊ बन जाएगी, बहुत अच्छी खासी उपजाऊ बन जाएगी। और इसीलिए हम क्या करते हैं अभी? नाइट्रोजन का कितना यूज हो रहा है आज के समय हरियाणा और पंजाब में? नाइट्रोजन हाँ जी, कितना यूज हो रहा है इसका? नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी पाई जाती है। फिर भी यह मिट्टी क्या है भाई? अधिक उपजाऊ है। फिर भी यह मिट्टी अधिक उपजाऊ है। उपजाऊ क्यों है भाई? नाइट्रोजन की हम पूर्ति कर रहे हैं, और साल में एक किले में कितने नाइट्रोजन की पूर्ति कर रही हैं भाई? अनलिमिटेड चल रहा है अभी हरियाणा और पंजाब में। जो फर्टिलाइजर है, यानी कि एक तो नाइट्रोजन, यूरिया, और उसके बाद में जो स्प्रे यूज करते हैं ना, सर्वाधिक ये किसके लिए घातक सिद्ध हो रहा है भाई? ये कैंसर की बीमारी को हम भाई बिल्कुल हम आमंत्रण दे रहे हैं कि आइए भाई। और इसका जितना ज़्यादा यूज होता चलेगा, सबसे ज़्यादा देश में खतरा कोरोना से नहीं है, क्योंकि कोरोना तो जा चुका है। उसके अलावा सबसे ज़्यादा खतरा है कैंसर से। आप जैसे जैसे देखोगे ना, आज के समय में हर गांव में कम से कम 15 से 20 मरीज हो चुके हैं, इतने आराम से मिलेंगे। जबकि 10-15 साल पहले कोई ये रेयर सा चांस होता था, और आगे वाले 10 से 15 में सुनोगे ना तो भाई कितने हो जाएंगे? अनलिमिटेड हो जाएंगे भाई। और सबसे ज़्यादा देश में अगर मेरा मानना है कि जनसंख्या में कमी लाएगी ना, तो वो कैंसर ही लाएगी। अगर इसकी जगह जैविक कृषि का यूज करना स्टार्ट कर देना तो भी बहुत अच्छी चीजें हो सकती है। इस मिट्टी में कौन सी फसलें सर्वाधिक मात्रा में होती हैं? इस मिट्टी में गेहूं, चावल, और कौन सा होगा? गन्ना, जौ का भी उत्पादन किया जाता है। जौ यानी कि लगभग सभी फसलों का होता है, आदि फसलें उगाई जाती है। आदि फसलें उगाई जाती है। यह है भी जलोढ़ मृदा, जिसका अन्य नाम कांप मिट्टी या कछारी मिट्टी के नाम से भी इसे जानते हैं। इसका एरिया आता है 15 लाख वर्ग किलोमीटर। और ये कहाँ पर पाई जाती है? सर्वाधिक उत्तर भारत के विशाल मैदान में पाई जाती है। और इसमें अधिकता किसकी होगी? पोटास और चूने की अधिकता होती है। कमी किसकी होगी? इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की होती है। और फिर भी यह अधिक उपजाऊ होती है। इस मिट्टी में गेहूं, चावल, जौ, जई, ज्वार, बाजरा कुछ भी कर लेना, आदि फसलें अच्छी मात्रा में उगाई जाती हैं। एक मिट्टी और पढ़ेंगे अभी, अगली लाल मिट्टी। या काफ़ी आज के लिए? काफ़ी है, चलो ठीक है जी।